जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आज का वीडियो मेरा 10th के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, जो 10th पास करने के बाद में 11th में एंटर करते हैं। तो 11th में वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। 11th में आने के बाद में उनके सामने ऑप्शंस रहते हैं, 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 3 फील्ड रहते हैं, 3 डिपार्टमेंट रहते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो ये तीनों में से कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहते हैं। तो मैं आपको आज कॉमर्स से संबंधित एक वीडियो लिया है, मैंने वीडियो लेके आ रही हूँ मैं, जिसके अंदर अपन इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स पढ़ेंगे कि 11th में बच्चे जब कॉमर्स में बैठते हैं तो हम लोग उनको कॉमर्स का मीनिंग समझाते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स में आप प्रवेश करने के बाद आगे आपकी फील्ड क्या रहेगी, कॉमर्स में आगे आपका क्षेत्र क्या रहेगा। तो जो ही आप जैसे 11th-12th आपने कर ली, 11th-12th के बाद में आगे आपके कॉमर्स में बहुत स्कोप है, बहुत फील्ड है, कई क्षेत्र है। 11th-12th करने के बाद में आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के अंदर आपने बीकॉम किया या बीबीए किया। बीकॉम जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बाद में आप अपने आगे फील्ड में आपने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप बीकॉम से एमकॉम भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स। बीबीए से एमबीए भी कर सकते हो या बीकॉम से भी एमबीए कर सकते हो। मैंने खुद बीकॉम से एमबीए किया है, जो कि आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस से हूँ। तो आप एमबीए के अंदर आपके पास बहुत स्कोप, आप मार्केटिंग के अंदर आपका काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छा आपका पे रहता है। तो और पूरे साल का भी आपके अच्छा पे रहता है इसमें मार्केटिंग के अंदर। फिर आप ट्रेलिंग में भी कर सकते हो और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कर सकते हो, फिनेंस में भी कर सकते हो। तो एमबीए में भी काफी आपके पैकेज रहते हैं, पूरे साल का अच्छा स्कोप है। एमबीए के बाद आप काफी प्रोफेशनल डिग्री ग्रेजुएशन के बाद सीए कर सकते हो, या 12th करके साथ ग्रेजुएशन करके सीए भी कर सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट, या सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए कर सकते हो, आईसीएफए कर सकते हो। तो कॉमर्स में आपके काफी फील्ड है, काफी स्कोप है, कई प्रोफेशनल डिग्री आप ले सकते हो कॉमर्स के अंदर। तो आज अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स होता क्या है, जो आपको मैं एक सब्जेक्ट माध्यम है इकोनॉमिक्स, इसके माध्यम से मैं आपको कॉमर्स का मीनिंग समझाऊंगी कि कॉमर्स होता क्या है। तो जो ही बच्चे कॉमर्स में बैठते हैं तो हम लोग उसको कॉमर्स का उनको मीनिंग समझाते हैं। कॉमर्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। वाणिज्य का अगर आपको सीधा मैं एक कंक्लूजन के अंदर मीनिंग बताऊं तो होता है बाइंग एंड सेलिंग, क्रय और विक्रय, वस्तुओं का क्रय और विक्रय। किस प्रकार आप वस्तुओं को खरीद सकते हो, वस्तुओं को बेच सकते हो, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारा कुछ ही कॉमर्स होता है। या फिर कॉमर्स का अगर अपन एक ही मीनिंग ले तो आप कर सकते हो मनी, क्योंकि कॉमर्स ही है, कॉमर्स के अंदर ही बैंकिंग सेक्टर है, कॉमर्स के अंदर ही कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉमर्स के अंदर ही इन्वेस्टर है, कॉमर्स के अंदर ही टैक्स अकाउंटिंग है। तो कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है, अगर आप कहीं पे अगर अपन देखना चाहते हैं, कोई भी अगर अपन फील्ड की बात करें तो वहां पे कॉमर्स वाला व्यक्ति जरूर बैठा रहता है। अगर आप अपन स्कूल के माध्यम से भी चले तो स्कूल में भी अगर अपना फीस का जो डाटा संभालने वाले रहते हैं, अपना जो अकाउंटिंग जो लेखा जोखा रहते हैं, वो भी एक कॉमर्स के व्यक्ति रहते हैं। अगर हॉस्पिटल का अपन देखें तो रिसेप्शन पे भी जो बैठा रहता है वो एक कॉमर्शियल व्यक्ति रहता है। अगर आप कोई भी कंपनी वगैरह में जाओ तो भी कॉमर्स का व्यक्ति रहता है। तो कॉमर्स का व्यक्ति है बहुत ही, कॉमर्स हर फील्ड में आपके काम आएगी। कॉमर्स से आप बहुत कुछ आगे की फील्ड में बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर मैं आपको एक कोटेशन बताऊं तो एक बहुत ही अच्छी कोटेशन मैंने पढ़ रखी है कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी कोई भी व्यक्ति हो, एज अगर अपन प्राइम मिनिस्टर का भी देखें, अगर उनकी कॉस्ट बैलेंस शीट पे भी रहते हैं तो वहां पे कॉमर्स स्टूडेंट के साइन चलते हैं, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट ही है उस पर जो साइन कर सकता है, चाहे वो सीए के रूप में करे, चाहे किसी भी प्रयोग वगैरह। तो आज आपको मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स के बारे में बताऊं, थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी दी है कि कॉमर्स फील्ड से आप आगे क्या कर सकते हो, कॉमर्स लेने के बाद आप आगे कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हो। कॉमर्स के माध्यम से आगे आप क्या, जैसे मैंने बीकॉम करके एमबीए किया है तो आप भी बीकॉम से आगे कुछ भी कर सकते हो। सीए कर लिया, सीएफए कर लिया, सीएस कर लिया,
MBA कर लिया, ICFA कर लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग कर लिया, या फिर टैक्स अकाउंटिंग कर लिया आपने, इन्वेस्टर का कर लिया, बैंकिंग सेक्टर में चले गए। अगर इनके बारे में होल ऑफ मीनिंग देखे अपन, पूरा अबाउट अगर इनका अपन मीनिंग समझे, तो ये सब सारे मनी, क्योंकि कॉमर्स है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, कॉमर्स पैसे से पैसा बनाता है। मनी होल ऑफ अगर इनका कंक्लूजन मीनिंग बताए तो क्या होता है, मनी। तो जो ही स्टूडेंट कॉमर्स की क्लास में बैठते तो हम लोग उनको कॉमर्स के बारे में बताते हैं, कॉमर्स होता क्या। जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया वाणिज्य, वाणिज्य का आप एक शॉर्ट मीनिंग दे सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग। अब आप कॉमर्स 11th क्लास की कॉमर्स कक्षा में बैठे हो तो आपको कॉमर्शियली लैंग्वेज पे चलना होगा, मीन्स क्रय विक्रय। ऐसे तो आप बता सकते हो कि बाइंग मतलब खरीदना, सेलिंग मतलब बेचना, लेकिन अपने कॉमर्स लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्रय विक्रय, और इसको अपन अपनी भाषा में बोलेंगे परचेज एंड सेल्स। वाणिज्य मतलब क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय, लेन देन, या फिर आप बता दो एक्सपोर्ट। इसके बारे में आपने 10th के SST में भी काफी बड़ा, 10th के SST में ये आपके एक भाग है, पार्ट है इकोनॉमिक्स का, काफी चैप्टर इकोनॉमिक्स के, उसमें आपने पढ़ा है कि निर्यात और आयात। निर्यात मतलब होता है दूसरे देश को माल बेचना, आयात मतलब होता है दूसरे देश से माल खरीदना। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन, ये कुछ कॉमर्स की बातें हैं। अब चलिए अपन कॉमर्स में अपन प्रवेश करते हैं। कॉमर्स होता क्या, कॉमर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कॉमर्स के आपके 3 भाग बने हुए हैं। पहला है आपके अकाउंटिंग या अकाउंट्स लिख लो, अकाउंट्स। दूसरा है आपके, तीसरा बोलो तो बिजनेस मैनेजमेंट, और ये है आपके इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स को आप हिंदी में बोलते हो लेखा शास्त्र, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हो आप अर्थशास्त्र, और बिजनेस मैनेजमेंट को बोलते हो व्यवसाय प्रबंधन। एक चीज और बता दूं, इसके साथ आप, ये एक ऑप्शनल रहता है, आप कंप्यूटर भी ले सकते हो। ये देखो अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं, ये दोनों जो कड़ियां रहती है वो इससे जुड़ी रहती है। देखो 3 ही वो बोलते हैं ना अपन कि 3 ही इनके क्या बोल सकते हैं अपन, 3 स्टेप है या 3 पाथ है, 3 मार्ग है। ये इसका होल ओवर मीनिंग, आज अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बताऊंगी। ये होल ओवर अगर आपको मैं इसका मीनिंग बताऊं तो इसको बोलते हैं मनी, पैसा। ये पैसा फेंकता है, ये पैसे को मैनेज करता है, और ये पैसे का लेखा जोखा रखता है। इकोनॉमिक्स पैसा लगाता है, ये पैसे का प्रबंध करता है, पैसे को मैनेज करता है, और ये पैसे का लेखा जोखा करता है। अकाउंट्स कंपनी का बोल दो, फर्म का बोल दो, किसी का भी बोल दो, अकाउंट्स में सारे लेखे जोखे रहते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स, जनरल एंट्रीज, कॉस्ट अकाउंटिंग, सेल्स टैक्स अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, कोई भी फीचर्स बता सकते हो आप। इकोनॉमिक्स 11th बेसिस अलग रहता है, 12th बेसिस अलग रहता है। बिजनेस मैनेजमेंट
11th बेसिस पे तो आप व्यवसाय के बारे में पढ़ोगे, बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, और 12th बेसिस पे आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, प्रबंध के बारे में पढ़ोगे। तो ये 3 कड़ियाँ रहती है। बाकी तो 2 आपके सेम सब्जेक्ट रहते हैं, वो तो चाहे साइंस फील्ड में जाओ चाहे आर्ट्स फील्ड में जाओ, वो तो आपके हिंदी और इंग्लिश सेम रहते हैं। लेकिन ये तीनों आप 11th के बाद में आते हो तो तीनों सब्जेक्ट ये चेंज होते हैं। अपने कॉमर्स में 3 अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट। अब देखो ये 2 तो आपको जरूरी है। अगर इन दोनों में से कंप्यूटर, क्योंकि मैंने भी इकोनॉमिक्स से ही किया है, इकोनॉमिक्स आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर की डिग्री मेरे पास भी है, लेकिन मैंने लिया इकोनॉमिक्स था। कंप्यूटर की डिग्री आप साथ साथ में 10th करने के बाद भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, 12th करने के बाद भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। मेरा खुद का DCA किया हुआ है, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एसोसिएशन। तो इकोनॉमिक्स की डिग्री कोई प्राइवेट डिग्री नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके आगे के फ्यूचर के लिए। आगे इकोनॉमिक्स में आपके काफी स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है इकोनॉमिक्स। तीनों सब्जेक्ट ही कॉमर्स के अंदर इंटरेस्टिंग है। ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है। तो तीनों सब्जेक्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज अपन चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, इकोनॉमिक्स से आप क्या पढ़ते हो। तो आपको थोड़ा बहुत कॉमर्स का समझ में आया होगा, मैं भी। चलिए इकोनॉमिक्स मीनिंग अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहते किसे है, अर्थशास्त्र होता क्या है कि मतलब एक अगर अपन देखें ह्यूमन है, मनुष्य एक अगर उसको आप एक बोल सकते हो सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अर्थशास्त्र है जो कि एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि व्यक्ति है जो कि सोसाइटी में रहता है तो वो कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, कई आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाएं करे चाहे अनार्थिक क्रियाएं, व्यक्ति और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो काफी कुछ ना कुछ करता है। वो वस्तुएं खरीदता है, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में करता है, या फिर कोई बिजनेस करता है, या फिर आप बता सकते हो वस्तुओं को बेचता है, या नौकरी करता है, या फिर कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कारखाने में काम करता है। पैसे लेकर अपनी सेवाएं वो देता रहता है। ये सारी की सारी क्रियाएं वो किससे जुड़ी हुई रहती है, वो एक अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई रहती है। कि वो समस्त वो कार्य, मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन, एक व्यक्ति द्वारा समस्त कार्य का एक प्रारूप, वही क्या है, वही अर्थशास्त्र है। कि एक व्यक्ति द्वारा सारे के सारे कार्य किए गए, उसे ही क्या बोल सकते हो आप, उसे ही आप अर्थशास्त्र बोल सकते हो। एक बहुत अच्छा अर्थशास्त्री है जिसका नाम है सैमुएलसन। सैमुएलसन जैसे अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की रानी कहा है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। किसने बोला है, सैमुएलसन ने। सैमुएलसन अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को क्वीन ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की सामाजिक विज्ञान की रानी किसने, सैमुएलसन अर्थशास्त्री ने। सैमुएलसन अर्थशास्त्री ने बोला है कि अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान की रानी है। इन्होंने एक अर्थशास्त्र को मतलब 2 आधारों पर टिका हुआ बताया। एक तो बता सकते हो आप रिसोर्सेज, क्योंकि ये अपन डेली रूटीन में भी जानते हैं। रिसोर्सेज जो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्कैर्स होते हैं। रिसोर्सेज काफी स्केयर होते हैं, लेकिन जो अपनी आवश्यकताएं रहती है, जो अपनी वांट्स रहती है, वो क्या होती है, असीमित होती है। अपनी जो वांट्स रहती है वो अनलिमिटेड होती है। साधन अपने पास सीमित है, लेकिन अपनी आवश्यकताएं क्या रहती है, असीमित। जैसे अपन छोटे रहते हैं तो अपने को बड़ा साइकिल का शौक रहता है, तो अपन अपने पेरेंट्स से साइकिल की इच्छा करते हैं। लेकिन जो 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 एज बढ़ती रही तो अपने मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं। मोटरसाइकिल से अपनी आवश्यकता कंप्लीट हो गई तो अपन
फोर व्हीलर पे आ जाते हैं। तो व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या रहती है, वो असीमित रहती है, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज क्या रहते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं, वो सीमित रहते हैं। तो मनुष्य जो सीमित साधनों की जो क्रिया करता है, उसका प्रयोग जो अपने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करता है, उससे उनकी वांट्स क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो अर्थशास्त्र को आप बता सकते हो, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र वस्तु का ज्ञान और विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र है जो कि पूरे के पूरे अगर देखें अपन, अर्थशास्त्र है जो आर्थिक क्रियाओं के दौरान चलता है, अनार्थिक क्रियाओं के दौरान चलता है। आर्थिक क्रिया जो पैसे से रिलेटेड होती है, अनार्थिक क्रिया जो सेवा संबंधित क्रिया रहती है, उन दोनों में किसका ज्ञान होता है, अर्थशास्त्र का होता है। तो ऑल ओवर वर्ड बता सकते हैं अपन, मनी, पैसा। अब कॉमर्शियल भाषा में अपन इसको बोलते हैं वित्त। कई इसके पर्यायवाची धन, पैसा, रुपए, लेकिन अपनी भाषा में क्या है, ये वित्त। अपने कॉमर्शियल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, वित्त। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है, अर्थशास्त्र का जनक होता है एडम स्मिथ। अब चलते हैं अपन अपने 11th बेसिस पे। आप 11th में पढ़ोगे, 11th में भी आपके अर्थशास्त्र के दो भाग बने हुए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में आप कौन सी जानकारी लेते हो और पार्ट नंबर 2 में कौन सा पढ़ते हो। तो 11th में भी आपके दो है भाग, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए बताते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में आप बता सकते हो अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व है। अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, महत्व है, या अर्थशास्त्र का प्रकृति व क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, और एक आएगा आपके स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ, या बोल सकते हो सांख्यिकी का आप मीनिंग बता सकते हो आंकड़े। आंकड़े किस प्रकार से अपन इकट्ठा करते हैं, फिर उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर उनका वर्गीकरण करते हैं। फिर जो कि आपने 10th में भी पढ़ा है मैथ्स में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आप पढ़ोगे समांतर माध्य, यानी मीन, माध्यिका यानी मीडियन, बहुलक यानी मोड। और एक और ऐड किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि कुछ आर्थिक अवधारणाएं। आंकड़ों में तो आपने पढ़ लिया कि आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होता है, बहुलक। ये एक है आपके आर्थिक अवधारणाएं, या बोल दो आर्थिक अवधारणाएं बता सकते हो आप कि प्राचीन भारतीय अवधारणाएं या कौटिल्य के कुछ विचार। ये सारा आपके फर्स्ट पार्ट में रहेगा। अर्थशास्त्र, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, और सांख्यिकी का अर्थ, अर्थव्यवस्था, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, और 8 जो प्राचीन भारतीय अवधारणाएं। ये कुछ पार्टीशन है। अब अगर अपन सेकंड पार्टीशन में चले, सेकंड भाग में चले, तो सेकंड भाग के अंदर आप पढ़ोगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में स्वतंत्रता काल के समय की, स्वतंत्रता के समय की पढ़ ली आपने, या फिर आपने पढ़ ली आर्थिक नियोजन,
इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन पढ़ लिया आपने, या कृषिगत विकास पढ़ लिया, औद्योगिक विकास पढ़ लिया। कृषिगत विकास पढ़ लिया या औद्योगिक विकास पढ़ लिया, औद्योगिक विकास पढ़ लिया, औद्योगिक विकास, कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, या पढ़ सकते हो भारत में विदेशी व्यापार है, भारत में विदेशी व्यापार पढ़ सकते हो। या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है अर्थव्यवस्था में, जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, निर्धनता, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण। या कुछ पढ़ सकते हो आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, पर्यटन संबंधित, और स्थल संबंधित, दुर्ग संबंधित, स्थल संबंधित, या प्राकृतिक संसाधन संबंधित, या प्राकृतिक संसाधन संबंधित, या अर्थव्यवस्था की स्थिति संबंधित, जनसंख्या स्थिति संबंधित, या कुछ आर्थिक समस्याएं, या आर्थिक बाधा वगैरह, या उनके निवारण के उपाय, ये सारा आप 11th बेसिस पढ़ सकते हो। ये तो बात थी आपके 11th के। लेकिन अगर 12th में चले तो 12th में अपन 2 पार्टीशन पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के। एक तो पढ़ेंगे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पढ़ेंगे अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत और इसको बोलते हैं समष्टिगत। व्यक्तिगत मतलब एक सिंगल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, और समष्टिगत मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसमें अपन ने कीमत, उत्पादन, लागत, आगम, मांग, पूर्ति, बाजार, उपभोक्ता, इन सब के बारे में। और मैक्रो में पूरे देश की राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, रोजगार, आय, समष्टिगत आय व रोजगार, और आप नगद भी लेन देन, बजट के बारे में, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। समष्टिगत मांग, एसिलेटेड डिमांड और पूर्ति, समष्टिगत पूर्ति, नगद व्हील लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये होता है आपका ऑल ओवर कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। ये दोनों 11th और 12th के आपके पार्टीशन है। जैसे 12th का तो मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताया, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो को बोलते हैं अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो को बोलते हैं अपन समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। इसमें अपन काफी डायग्राम रूप में पढ़ते हैं। अलग अलग इनकी परिभाषाएं कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दी है। किस प्रकार से एक उपभोक्ता निर्णय लेता है,
किस प्रकार से वो मांग करता है, फिर पूर्ति होती है, फिर उत्पादन करता है, फिर उसकी लागत क्या आती है, उससे क्या लाभ कमाता है, बाजार में क्या उसकी स्थिति रहती है, पूरे संपूर्ण देश की क्या आय रहती है, मुद्रा बैंकिंग माध्यम से वो किस प्रकार कर सकता है, किस प्रकार से बैंकों के कार्य होते हैं, किस प्रकार से आय व रोजगार की स्थिति देखता है, किस प्रकार से वो बजट का निर्धारण करता है, और किस प्रकार से वो समष्टि मांग देखता है, समष्टि पूर्ति देखता है, किस प्रकार से वो विमुद्रीकरण देश में किस प्रकार हो जाती है, अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होते हैं, जो डिजिटल लेन देन की सावधानियां है, डिजिटल लेन देन संबंधी समस्याएं, डिजिटल जो नगद लेन देन के जो माध्यम है, कई प्रकार से जो डिजिटल सेवाएं चली है, उसका किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो ये ऑल ओवर आपकी इकोनॉमिक्स है। तो आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स का ऑल ओवर वर्ड क्या रहता है, पैसा की मुद्रा। हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गई, अपने इकोनॉमिक भाषा का जो अपन 12वीं में पढ़ेंगे, मुद्रा। मुद्रा भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, मुद्रा। तो 11th का ये अपना आज सिर्फ मैं आपको बस इंट्रोडक्शन करना चाहती थी कि आप 11th में कॉमर्स लेके आगे आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो कॉमर्स से। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी, कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है। 11th की नेक्स्ट क्लास में अपन इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन और कुछ स्कोप पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर चूज योर सब्जेक्ट। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की।